साथियों नमस्कार। मैं प्रेम सागर और आप सभी दर्शकों का स्वागत करता हूं हमारे YouTube चैनल फिनांस एजुकेशन 365 पे। और आज के इस सेशन में हम लोग 30 MCQs ऑन गवर्नमेंट स्पॉन्सर्ड स्कीम्स डिस्कस करेंगे। और ये हमारा गवर्नमेंट स्पॉन्सर्ड स्कीम का पार्ट 1 है। और भी आने वाले सेशन में इस स्कीम के अंदर भी और भी बहुत सारे क्वेश्चंस हैं। और बैंकिंग के लेटरल एंट्री के लिए रीजनल रूरल बैंक्स हो या अदर बैंक का लेटरल एंट्री होता है एग्ज़ाम, उन सब के लिए ये बहुत ज़्यादा काफ़ी बेनिफिशियल्स होंगे क्वेश्चंस आपके लिए। आज का हमारा पहला सवाल है, रिसेंटली लॉन्च्ड एनपीएस वत्सल स्कीम विड्रॉल ऑफ अप टू -% ऑफ कंट्रीब्यूशन आफ्टर अ लॉकिंग पीरियड ऑफ 3 years इज परमिटेड फॉर पर्पस सच एज एजुकेशन, स्पेसिफाइड इलनेस एंड डिसेबिलिटी with a maximum of 3 times. So what would be the answer? आंसर क्या होगा इसका? 30 seconds का टाइमर है, so answer will come automatically. So correct answer here is 25%. Let's see, it's 25%. So let me explain this question. मुझे इस क्वेश्चन को एक्सप्लेन करने दीजिए। एनपीएस वत्सल स्कीम जो अभी रिसेंटली लॉन्च्ड हुआ है, इसमें क्वेश्चन ये है कि विड्रॉल कोई कस्टमर जो अपने बच्चों के लिए एनपीएस वत्सल स्कीम ओपन करते हैं और उनको कभी इमरजेंसी फ़ंड की ज़रूरत हुई, सच एज़ एजुकेशन के लिए, स्पेसिफाइड इलनेस के लिए या डिसेबिलिटी के लिए, तो मैक्सिमम 3 टाइम्स निकाल सकते हैं जितना भी उनका कॉर्पस है। सपोज डैट 1 lakhs कॉर्पस है तो 25,000 रुपीज़ वो निकाल सकते हैं। मीन्स 25%, अगर 2 lakhs है तो 50,000 25% हुआ, और उसे 3 बार में निकाल सकते हैं। लेकिन कंडीशन ये है कि अकाउंट ओपन होने के बाद 3 years का लॉक इन पीरियड के बाद ही वो मनी विथड्रॉ कर सकते हैं इन द केस ऑफ इमरजेंसी। टोटल विड्रॉल कितना है? 25%, और 25% में 3 टाइम्स में निकाल सकते हैं। मीन्स अगर 2 लाख का कॉर्पस है तो 25% हुआ 50,000। 50,000 वो एक बार में निकाल लें या मैक्सिमम 3 टाइम्स में निकालें। 20,000 20,000 10,000 करके, या 10,000 10,000 30,000 करके 3 बार में निकाल लें, या एक बार में ही पूरा 50,000 निकाल लें। तो ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। और एनपीएस वत्सल स्कीम अभी रिसेंटली लॉन्च्ड हुआ है, तो हमारा जो भी बैंकिंग एग्ज़ाम है स्केल 2 के लिए, 3 के लिए, ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। और मैं अपने इस प्रेजेंटेशन में सिर्फ वही सवाल लाया हूँ जो इम्पोर्टेंट है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिसेंटली लॉन्च्ड एनपीएस वत्सल स्कीम, देयर आर डैश टाइप्स ऑफ अकाउंट्स और इन्वेस्टमेंट चॉइस फॉर पेरेंट्स। करेक्ट आंसर गेस करिए आप लोग। करेक्ट आंसर हियर इज 3। अभी जो रिसेंटली लॉन्च्ड एनपीएस वत्सल स्कीम है उसमें 3 टाइप्स ऑफ अकाउंट्स हैं जिसमें पेरेंट्स इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। पेरेंट्स कैन कंट्रीब्यूट अ मिनिमम ऑफ रुपीज़ डैश अमाउंट एनुअली इन द नेम ऑफ देयर चिल्ड्रेन इन एनपीएस वत्सल स्कीम। एनपीएस वत्सल स्कीम में कितने रुपए कम से कम एक साल में पेरेंट्स कंट्रीब्यूट कर सकते हैं? तो करेक्ट आंसर हियर इज ₹1,000। यस, so we are proceeding towards next question. Parents can contribute a maximum of rupees dash amount annually in the name of their children in NPS Vatsal scheme. NPS Vatsal स्कीम में मैक्सिमम अमाउंट ऑफ कंट्रीब्यूशन बाय पेरेंट्स कितना होना चाहिए? इसका कोई भी अपर लिमिट नहीं है, कितना भी अमाउंट वो एनपीएस वत्सल स्कीम में पेरेंट्स
डाल सकते हैं। सो आंसर इज़ नो अपर लिमिट। Our next question is, in NPS Vatsal scheme, upon reaching 18 year of age, NPS Vatsal स्कीम में जब बच्चे का उम्र, वार्ड का उम्र एज 18 ईयर्स हो जाता है और कॉर्पस 2.5 लाख से ज़्यादा नहीं है, then -% of corpus is allocated towards the purchase of annuity and -% can be withdrawn as lump sum। सो आंसर यहाँ होगा 80:20। देखते हैं, यस 80:20। सो इस क्वेश्चन में क्या था, एनपीएस वत्सल स्कीम पेरेंट्स ने ओपन किया और बच्चे का एज मान लीजिए उस समय 4 इयर्स था। अब उस बच्चे का, उस चाइल्ड का एज 18 इयर्स हो चुका है और एवरी ईयर पेरेंट्स ने कुछ न कुछ कंट्रीब्यूशन किया है इस अकाउंट में, और मान लीजिए कॉर्पस हमारा 2.5 लैक्स, इफ़ कॉर्पस एक्सीड्स रुपीज़ 2.5 लैक्स रुपीज़, 2.5 लाख से ज़्यादा हो जाता है कॉर्पस अमाउंट, तो उस कॉर्पस अमाउंट का कुछ परसेंट विल बी एलोकेटेड टुवर्ड्स द परचेज ऑफ एन्युटी एंड कुछ परसेंट कैन बी विड्रॉन एज लम सम। मीन्स कितना परसेंट उस कॉर्पस का एन्युटी प्लान में चला जाएगा और कितना परसेंट वो कैश वो विड्रॉ कर सकते हैं। तो ये रेशियो है 80%:20% का। 80% ऑफ कॉर्पस विल बी एलोकेटेड टुवर्ड्स द परचेज ऑफ एन्युटी एंड 20% कैन बी विड्रॉन एज अ लम सम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। In NPS Vatsal scheme, what is the maximum number of times partial withdrawals are permitted until the minor reaches the age of 18? गेस करिए करेक्ट आंसर। करेक्ट आंसर here is 3 times only. What is the maximum number of times partial withdrawals are permitted until the minor reaches age of 18? So NPS वत्सल स्कीम जब भी ओपन हुआ है उसके 3 इयर्स के लॉकिंग पीरियड के बाद 25% अमाउंट, जितना भी कॉर्पस हुआ होगा 3 साल के बाद, 25% अमाउंट वो विड्रॉ कर सकते हैं। लेकिन वो विड्रॉ करने का टाइम लिमिट है 3 साल का लॉकिंग पीरियड के बाद, और जब तक चाइल्ड का एज 18 इयर्स नहीं हुआ है उस ड्यूरेशन में वो 3 टाइम्स विड्रॉल कर सकते हैं पैसा। लेकिन 3 बार जो वो पैसा निकालेंगे उसका क्यूमुलेटिव अमाउंट 25% तक ही निकलेगा। जितना भी कॉर्पस है उसका 25%। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन एनपीएस वत्सल स्कीम फुल विड्रॉल ऑफ पेंशन वेल्थ अंडर एनपीएस वत्सल इज अलाउड विदाउट एन्युटी परचेज इफ। In NPS Vatsal scheme, full withdrawal of pension wealth under NPS Vatsal is allowed without any annuity purchase if corpus is less than rupees 2,50,000. Let's see. Yes, full withdrawal allowed है अगर टोटल कॉर्पस अमाउंट NPS वत्सल स्कीम में कॉर्पस अमाउंट 2.5 लाख से कम है, 2,50,000 से कम है, तो पूरा पैसा उस अकाउंट से निकाला जा सकता है विदाउट एनी एन्युटी परचेज। एन्युटी परचेज करने का कोई भी यहाँ पे कंपलसरी रूल नहीं है। 2.5 लाख से कम कॉर्पस है वो फुल अमाउंट विड्रॉ कर सकते हैं, लेकिन अगर 2.5 लाख 2,50,000 से ज़्यादा हो रहा है कॉर्पस तो 80% एन्युटी परचेज में पैसा जाएगा और 20% वो विड्रॉ कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन,
In NPS Vatsal scheme, upon attainment of 18 year of minor, the scheme changes in normal NPS Tier 1 account. What percent of maturity benefit of NPS Tier 1 account is paid without any tax, and what percent of corpus is used to purchase annuity? So correct answer here is 60:40. Let's see the question once again. In NPS Vatsal scheme, upon attainment of 18 year of minor, NPS वत्सल स्कीम में अगर माइनर का एज 18 ईयर हो जाता है तो उस समय वो एडल्ट हो जाएंगे, मतलब मेजर हो जाएंगे. द स्कीम चेंजेस इन नॉर्मल NPS Tier 1 अकाउंट. NPS Tier 1 अकाउंट कोई भी इंडिविजुअल्स ओपन कर सकता है. इन नॉर्मल केस NPS Tier 1 अकाउंट कोई भी इंडिविजुअल ओपन कर सकते हैं. क्राइटेरिया ये है कि उनका एज 18 ईयर से ऊपर होना चाहिए. लेकिन यहाँ NPS वत्सल स्कीम जैसे ही माइनर का एज 18 ईयर्स होगा ऑटोमेटिकली वो NPS Tier 1 अकाउंट में कन्वर्ट हो जाएगा. सो व्हाट परसेंट ऑफ मैच्योरिटी बेनिफिट ऑफ NPS Tier 1 अकाउंट इज पेड विदाउट एनी टैक्स, एंड व्हाट परसेंट ऑफ कॉर्पस इज यूज्ड टू परचेज एन्युटी? सो इट इज़ सेम रूल, बिल्कुल वही रूल है जो NPS Tier 1 अकाउंट का था. वो 60% इज पेड, विड्रॉ कर सकते हैं अमाउंट विदाउट एनी टैक्स, एंड 40% जो है एन्युटी प्लान को परचेस करने में पैसा जाता है. सो आवर नेक्स्ट क्वेश्चन. A toolkit incentive of rupees dash will be provided to beneficiary after skill verification at the start of basic training in PM Vishwakarma योजना. PM विश्वकर्मा योजना में एक टूल किट इंसेंटिव प्रोवाइड किया जाता है, तो वो अमाउंट बताना है आपको कितना है. सो करेक्ट आंसर हियर वुड बी 15,000. यस, इट इज़ 15,000. सो 15,000 रुपये का टूल किट दिया जाता है PM विश्वकर्मा योजना के अंदर बेनिफिशरी को. कंडीशन है उनका स्किल वेरिफिकेशन होना चाहिए एट द स्टार्ट ऑफ बेसिक ट्रेनिंग. सो दिस इज़ द वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. सो आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज which type of loan is sanctioned to the eligible borrower under PM Swanidhi scheme? So it is very easy question और इसका आंसर है वर्किंग कैपिटल. PM स्वनिधि स्कीम वर्किंग कैपिटल के रूप में दिया जाता है और इसका ड्यूरेशन 1 ईयर होता है, 12 मंथ्स के लिए. तो लेट्स सी द आंसर. यस, इट इज़ वर्किंग कैपिटल. नेक्स्ट क्वेश्चन. First tranche, second tranche and third tranche respectively of loan amount sanctioned is dash under PM स्वनिधि स्कीम. PM स्वनिधि स्कीम के अंदर फर्स्ट ट्रांच में, सेकेंड ट्रांच में और थर्ड ट्रांच में कितना अमाउंट सैंक्शन किया जाता है? सो इट इज़ 10,000, 20,000 एंड 50,000. करेक्ट आंसर यहाँ होगा सी. 10,000 रुपये फर्स्ट ट्रांच में, 20,000 रुपये सेकेंड ट्रांच में एंड 50,000 रुपये थर्ड ट्रांच में. बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर. What is the amount of first tranche of loan amount sanctioned under PM Swanidhi scheme and what is its tenure? So फर्स्ट ट्रांच जैसे कि पहले क्वेश्चन में हम लोगों ने देखा, इट इज़ 10,000 रुपीज़ एंड टेन्योर इज 12 मंथ्स. नेक्स्ट क्वेश्चन. सेकेंड ट्रांच ऑफ लोन अमाउंट क्या होगा और उसका टेन्योर क्या होगा? सेकेंड ट्रांच का लोन अमाउंट होता है 20,000 रुपीज़ एंड टेन्योर वुड बी 18 months. So correct answer is here is B. Next question please. So
सो थर्ड ट्रांच ऑफ लोन अमाउंट एंड टेन्योर, तो थर्ड ट्रांच हमारा 50,000 रुपीज़ होता है और कंप्लीट टेन्योर इस लोन का होगा 36 मंथ्स। करेक्ट आंसर यहाँ है हमारा सी। क्वेश्चन नंबर 15 की ओर है। पीएम स्वनिधि स्कीम में इंटरेस्ट सब्सिडी कितना दिया जाता है? कंडीशन है रेगुलर पेमेंट रीपेमेंट ऑफ लोन होना चाहिए। अगर 12 मंथ्स का ड्यूरेशन है एंड विद इन 12 मंथ्स अमाउंट रीपेड हो चुका है, रीपेमेंट हो चुका है, तो इंटरेस्ट सब्सिडी मिलता है इसमें, और वो है 7%। और इस लोन का रेट ऑफ इंटरेस्ट भी 7% है। मीन्स बोरोवर को कुछ भी इंटरेस्ट नहीं देना है। 7% उन्होंने लोन लिया था, रेट ऑफ इंटरेस्ट 7% पे, और कंप्लीट उसका सब्सिडी वापस ऑन टाइम रीपेमेंट होता है, तो कंप्लीट इंटरेस्ट उनको एज ए सब्सिडी उनको वापस कर दिया जाता है। सो करेक्ट आंसर हियर इज 7%। नेक्स्ट क्वेश्चन, द ऑब्जेक्टिव ऑफ पीएम कुसुम स्कीम इज, पीएम कुसुम स्कीम ये एक फार्मर्स के लिए स्कीम है एंड इनका ऑब्जेक्टिव है to remove farmers' dependence on diesel and kerosene pump sets and to link pump sets to solar energy. Okay, so PM कुसुम स्कीम एक प्रधानमंत्री कुसुम स्कीम है और ये फार्मर्स के लिए है। इस स्कीम में हमारे गवर्नमेंट का ऑब्जेक्टिव ये है कि फार्मर्स जो फार्मर्स हमारे हैं उनका डिपेंडेंस होता है डीजल पे, किरोसिन ऑयल्स पे, सो डैट दे कैन रन मोटर्स, पंप सेट्स। सो अब उनको इस चीज़ से इजी वे में प्रोवाइड किया जाएगा सोलर एनर्जी। तो ऑब्जेक्टिव पीएम कुसुम स्कीम का यही है, डीजल और किरोसिन से डिपेंडेंस हटा करके एंड टू लिंक देयर पंप सेट टू सोलर एनर्जी। So next question is 17 and the question is, under PM Kusum scheme the farmers will be able to get a subsidy of -% for buying solar pump set. This amount will be transferred as a direct benefit transfer to their respective banks. So here answer would be 60%। 60% का सब्सिडी फार्मर्स को मिल जाता है सोलर पंप लगाने के लिए, और ये अमाउंट उनको ट्रांसफ़र एज अ डीबीटी दे दिया जाता है उनके बैंक अकाउंट में। यस, इट इज़ 60%। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंडर पीएम कुसुम स्कीम द फार्मर्स विल बी एबल टू गेट बैंक लोन ऑफ -% फॉर बाइंग सोलर पम्प्स एंड फार्मर्स कंट्रीब्यूशन विल बी -%। सो इसके प्रीवियस क्वेश्चन में मैंने पढ़ा था वो 60% अमाउंट एज ए सब्सिडी फार्मर्स के अकाउंट में दे दिया जाता है, और उसके बाद 30% बैंक लोन उनको मिलता है, और फार्मर्स का कंट्रीब्यूशन ओनली 10% है। सो हियर आंसर वुड बी 30% एंड 10%। यस, इट इज़ 30% एंड 10%। क्वेश्चन नंबर 19, under gold monetization scheme the lock-in period for medium term gold deposit is, it is very important question, बहुत ज़्यादा important question है, और ये recent modification हुआ है थ्रू RBI सर्कुलर। गोल्ड मोनेटाइजेशन स्कीम के अंदर लॉक इन पीरियड फॉर मीडियम टर्म गवर्नमेंट डिपॉजिट इज डैश ईयर्स, एंड आई थिंक इट इज़ 3 years, आई होप सो। लेट मी सी द आंसर। Yes, it is 3 years. So under gold monetization scheme मीडियम टर्म गवर्नमेंट डिपॉजिट में 3 साल के लिए लॉक इन पीरियड होता है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन, सेम है, वहाँ मीडियम
टर्म के लिए था, यहाँ लॉन्ग टर्म गवर्नमेंट डिपॉजिट कितने ईयर्स के लिए होता है अंडर गोल्ड मोनेटाइजेशन स्कीम? सो करेक्ट आंसर हियर इज 5 ईयर्स। लेट्स सी, देखते हैं आंसर इसका, 5 ईयर्स। क्वेश्चन नंबर 21, under gold monetization scheme the minimum deposit at any one time is 10 grams of raw gold। गोल्ड मोनेटाइजेशन स्कीम के अंदर मिनिमम डिपॉजिट जो हम लोग रॉ गोल्ड करेंगे वो कम से कम कितने ग्राम का होना चाहिए? सो आई थिंक इट इज़ 10 ग्राम। क्वेश्चन नंबर 21 and it is 10 gram of raw gold. So we are moving on to question number 22. Under gold monetization scheme, minimum deposit at any one time is dash gram of raw gold. The minimum deposit at any one time is dash gram of raw gold. So answer here is I think यहाँ भी 10 ग्राम ही होना चाहिए। ओके 10 ग्राम ही है। मूविंग ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन। Objective of Unified Lending Interface launched by Reserve Bank of India is? यूनिफाइड लैंडिंग इंटरफेस अभी हाल फिलहाल में लॉन्च हुआ है। इसका ऑब्जेक्टिव क्या है? टू इम्प्रूव द प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ बैंक्स, टू इंक्रीज द लोन रिपेमेंट रेट? नहीं। टू मेक द लेंडिंग प्रोसेस ईजियर, ये हो सकता है। टू मेक द लेंडिंग प्रोसेस ईजियर एंड फैसिलिटेट फ्रिक्शनलेस क्रेडिट, यही है। टू सेंट्रलाइज फाइनेंशियल डेटा फॉर गवर्नमेंट, नो। यूनिफाइड लेंडिंग इंटरफेस आरबीआई ने लॉन्च किया है। उसका ऑब्जेक्टिव है टू मेक द लेंडिंग प्रोसेस ईजियर एंड फैसिलिटेट्स फ्रिक्शनलेस क्रेडिट, लेंडिंग प्रोसेस को आसान करना और क्रेडिट देने में, बोरोवर्स को क्रेडिट देने में किसी भी तरह का ज़्यादा परेशानी उनको न सफ़र करना पड़े, परेशानी से न सफ़र करना पड़े, इसीलिए यूनिफाइड लेंडिंग इंटरफेस लॉन्च किया गया है। क्वेश्चन नंबर 24, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द की फीचर्स ऑफ यूनिफाइड लेंडिंग इंटरफेस? की फीचर्स क्या है यूएलआई का? फिजिकल वेरिफिकेशन ऑफ लोन डॉक्यूमेंट्स? नहीं। रिस्ट्रिक्शन ऑन एग्रीकल्चरल लोन्स? नो। हाई इंटरेस्ट रेट ऑन लोन्स? नो। कंसेंट बेस्ड डिजिटल एक्सेस टू कस्टमर डेटा, ये है। सो यूनिफाइड लेंडिंग इंटरफेस का की फीचर्स है कंसेंट। किससे कंसेंट्स? कस्टमर से कंसेंट। बेस्ड डिजिटल एक्सेस, कस्टमर का जो भी डेटा या इंफॉर्मेशन है बैंक के पास, लेंडिंग इंस्टीट्यूशन के पास, वो इजीली एक्सेस कर सकते हैं कस्टमर का डेटा। सो करेक्ट आंसर हियर इज consent based digital access to customer data. Question number 25. What is the concept in the context of Unified Lending Interface ULI as plug and play? A preset system that allows easy integration of data and minimum technical complexity. A physical infrastructure requirement to process loan. A system requiring physical paperwork for loan approval. A system where customer can manually enter data for loans. करेक्ट आंसर है इसका प्लग एंड प्ले का। अ प्रीसेट सिस्टम दैट अलाउज इजी इंटीग्रेशन ऑफ डेटा विथ मिनिमम टेक्निकल कॉम्प्लेक्सिटी। तो करेक्ट आंसर हियर इज ए। यस, यूएलआई यूनिफाइड लैंडिंग इंटरफेस प्लग एंड प्ले सिस्टम, इसका मतलब हुआ एक पहले से ही सेट सिस्टम है जो अलाउ करता है इजी इंटीग्रेशन ऑफ डेटा, डेटा को इजीली इंटीग्रेट करना, इकट्ठा करना, उसमें कोई भी टेक्निकल ग्लिचेस नहीं आए और इजी वे में हमारे बोरोवर्स को
लेंडिंग इंस्टीट्यूशंस हमारे लेंडिंग इंस्टीट्यूशंस अगर लेंड करना चाहते हैं बोरोवर्स को, तो विदाउट एनी टेक्निकल ग्लिचेज एंड विथ इजी वे दे कैन गिव लोन टू दियर बोरोवर। ये सारे क्वेश्चंस मैं इकट्ठा किया सिर्फ इसलिए कि जो भी बैंकिंग एस्पिरेंट्स है, जो बैंक की तैयारी करते हैं, प्रिपरेशन करते हैं, उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है गवर्नमेंट स्पॉन्सर्ड स्कीम्स के लिए। गवर्नमेंट स्पॉन्सर्ड स्कीम्स जो कि मोस्टली एग्ज़ाम में पूछा जाता है, और ये मस्ट डू क्वेश्चन है, आप लोग इसे याद रखेंगे। सारे क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट हैं और अप्रॉक्सीमेटली कुछ क्वेश्चन डायरेक्ट हिट भी करते हैं, और हमारे जो भी बैंक्स हैं उन पे प्रेशर भी है गवर्नमेंट का कि जो गवर्नमेंट स्कीम्स हैं वो हमारे प्राइवेट बैंकों के थ्रू ना हो करके, बैंक को तो करना ही है, प्राइवेट बैंक हो या गवर्नमेंट, दोनों को करना है, बट टारगेट गवर्नमेंट बैंक को ज़्यादा मिलता है। सो दैट्स वाई वी मस्ट बी अवेयर दैट व्हाट इज़ द करंट सिनेरियो गोइंग थ्रू बैंक्स, एंड गवर्नमेंट ने क्या ऑर्डर किया है, गवर्नमेंट ने क्या स्कीम चलाया है, उसकी जानकारी होनी चाहिए। सो दीज आर द क्वेश्चन विच आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आप लोग इसे ज़रूर देख करके जाएं। कुछ क्वेश्चंस और हैं, बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 26 की ओर। यूनिफाइड लैंडिंग इंटरफेस इज़ अ पार्ट ऑफ न्यू ट्रिनिटी इन इंडियाज डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर। व्हाट डज द न्यू ट्रिनिटी कंसिस्ट ऑफ? इसके पहले हमारा एक ट्रिनिटी आया था जब प्रधानमंत्री जनधन योजना स्कीम, जो कि एक फ्लैगशिप स्कीम था, वो लॉन्च हुआ था। उसमें था जैम ट्रिनिटी, जनधन, आधार एंड मोबाइल। इसी के थ्रू ये तीन इंटिटी ऐसे थे, ये तीन पैरामीटर्स ऐसे थे जिनके थ्रू फंड ट्रांसफ़र करना इजी वे में। अब जनधन अकाउंट में आधार सीडिंग होगा तो उनको सब्सिडी मिलेगा, और मोबाइल नंबर अटैच होना चाहिए था। तो ये न्यू ट्रिनिटी क्या है यूएलआई में? ये हमारा जैम, यूपीआई एंड यूएलआई। जैम जो प्रीवियस था, जनधन, आधार, मोबाइल, यूपीआई एंड यूएलआई। सो क्वेश्चन नंबर 26 का आंसर होगा ए। यस, इट इज़ ए। क्वेश्चन नंबर 27, what is the main function of public credit registry (PCR) in India? PCR का मेन फंक्शंस क्या है? PCR का फुल फॉर्म भी आप लोग याद रखेंगे, पब्लिक क्रेडिट रजिस्ट्री। इसका मेन फंक्शन क्या है? To store comprehensive credit information of borrowers, to help lenders access credit worthiness, to collect taxes for the government, to maintain information on agricultural subsidies, to provide loans directly to borrowers. I think it is option A, to store comprehensive credit information of borrowers to help lenders access credit worthiness. So let's see the answer. Yes, it is टू स्टोर कॉम्प्रिहेंसिव क्रेडिट इन्फॉर्मेशन ऑफ बोरोवर। बोरोवर का जो भी क्रेडिट इन्फॉर्मेशन है उनको स्टोर रखना, एंड टू हेल्प लेंडर्स। लेंडर्स कौन है? बैंक्स। ये बैंक्स को, लेंडर्स को हेल्प करेंगे बोरोवर्स का क्रेडिट इन्फॉर्मेशन क्या है और वो कितना क्रेडिट वर्दी पर्सनस हैं। सो मेन फंक्शन पब्लिक क्रेडिट रजिस्ट्री का यही है, क्रेडिट इन्फॉर्मेशन बोरोवर्स का स्टोर रखना, और लेंडर्स को मीन्स बैंक्स को कस्टमर का क्रेडिट वर्दी कितना है, कैसा उनका हिस्ट्री है रीपेमेंट का, लोन ले लिए हैं तो वो रीपेमेंट करते हैं या नहीं, लेट पेमेंट करते हैं, या और भी किसी कारण से बोरोवर्स के पास कोई प्रॉब्लम है तो उन्होंने लेट पेमेंट किया है, तो सारा इन्फॉर्मेशन लेंडर्स को प्रोवाइड करना। तो ये मेन फंक्शन है हमारा पब्लिक क्रेडिट रजिस्ट्री का। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन पीएम विश्वकर्मा योजना total quantum of loan assistance would be rupees dash, wherein the beneficiary
can avail the first loan tranche up to rupees dash and second loan tranche up to rupees dash। पीएम विश्वकर्मा योजना में टोटल लोन असिस्टेंट कितना का मिलता है और फर्स्ट लोन का ट्रेंच अमाउंट क्या है, सेकेंड लोन का ट्रेंच अमाउंट क्या है। सो टोटल अमाउंट मिलता है उनको 3 लाख रुपीज़। फर्स्ट टाइम उनको जो लोन मिलेगा वो 1 लाख रुपीज़ एंड सेकेंड लोन ट्रेंच जो मिलेगा वो 2 लाख रुपीज़। सो करेक्ट आंसर हियर इज ऑप्शन बी। Yes, it is 3 lakhs, 1 lakhs and 2 lakhs. Total quantum of loan assistance will be rupees 3 lakhs, in which first loan tranche would be 1 lakhs and second loan tranche will be up to rupees 2 lakhs. Next question is question number 29. The amount of guarantee cover under Credit Enhancement Guarantee Scheme for Scheduled Caste CEG-SSC ranges from a minimum of rupees dash crore to maximum of rupees dash crore. So आंसर इसका क्या होगा? 0.10 करोड़ to 1 करोड़, 0.20 करोड़ to 2 करोड़, 0.15 करोड़ to 5 करोड़, 0.50 करोड़ to 5 करोड़। करेक्ट आंसर हेयर इज 15 lakhs to 5 करोड़, डेट इज, और वो है 0.15 करोड़ टू 5 करोड़। करेक्ट आंसर हेयर इज सी। इस क्वेश्चन में क्या रहा है, CEG-SSC डेट इज क्रेडिट इन्हेंसमेंट गारंटी स्कीम फॉर शेड्यूल्ड कास्ट। इसमें जो भी क्रेडिट इन्हेंसमेंट गारंटी का अमाउंट होता है, जो शेड्यूल कास्ट को एक क्रेडिट गारंटी दिया जाता है, तो उनमें मिनिमम टू मैक्सिमम रेंज क्या है उस अमाउंट का, उस गारंटी अमाउंट का मिनिमम रेंज एंड मैक्सिमम रेंज क्या है। तो यह 15 लाख रुपए से मीन्स 0.15 करोड़ टू 5 करोड़, 15 लाख रुपए से 5 करोड़ तक के अमाउंट को उतने अमाउंट तक का गारंटी मिलता है अंडर क्रेडिट इन्हेंसमेंट गारंटी स्कीम फॉर शेड्यूल्ड कास्ट। आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 30 एंड दैट वुड बी, एंड वो हमारा आज के इस सेशन का अंतिम सवाल होगा। तो क्वेश्चन नंबर 30 इज द टेन्योर ऑफ गारंटी अंडर क्रेडिट इन्हेंसमेंट गारंटी स्कीम फॉर शेड्यूल्ड कास्ट दैट इज CEG-SSC इज अप टू अ मैक्सिमम ऑफ डैश ईयर्स or repayment period whichever is earlier. So what would be the answer here? 5 years, 7 years, 8 years or 3 years? I think the answer here is 7 years. Sorry, it is 3 years. The tenure of guarantee under CEG-SSC is up to a maximum of 3 years or repayment period whichever is earlier. So यहाँ पे जो मैक्सिमम टाइम है रिपेमेंट करने के लिए वो है 3 साल। जो भी टेन्योर है, टेन्योर ऑफ गारंटी अंडर CEG-SSC के लिए वो मैक्सिमम टाइम 3 इयर्स अलाउड है या जो पहले हो। सो इसको आप लोग देख लेंगे, इसका आंसर है 3 इयर्स। और इसी के साथ मैं सेशन समाप्त करता हूँ, और सेशन पसंद आया हो तो आप लोग इसे लाइक करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें। और आने वाले अगले सेशंस में अभी मेरे पास मोर देन 2000 क्वेश्चंस हैं एंड आई एम ऑल्सो अ वर्किंग पर्सन। मेरे पास भी समय की बहुत कमी रहती है, बट आई एम ट्राइंग वेरी हार्ड to provide you the utmost important questions and those question which may directly hit in your exam। वैसे questions को मैं ट्राई कर रहा हूँ जो आप लोग को डायरेक्ट बेनिफिट देंगे। और फ्रेशर्स के लिए हो, स्केल 2 के लिए, लेटरल एंट्री के लिए हो, स्केल 3 के लिए हो, RRB के लिए हो, किसी भी लेटरल एंट्री का बैंक एग्ज़ाम स्केल 2, 3 के लिए बहुत सारे क्वेश्चंस अभी हैं और सबको धीरे धीरे टच करूँगा।
इसी के साथ मैं अभी अलविदा लेता हूँ। आप सभी लोगों का धन्यवाद। वेरी वेरी थैंक यू। अ लॉट ऑफ थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।